दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशाम्बी 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ चीफ एडिटर एमडी मौर्य। आइए आज की प्रमुख खबरों पर नज़र डालें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी फतेहपुर के सचिव मंडल के सदस्य कामरेड नरोत्तम सिंह ने मां गौरा शिक्षा सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित संगोष्ठी शोषण से संघर्ष और संघर्ष से समृद्धि में मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। आपने बताया कि पूर्ण स्वराज्य की मांग सबसे पहले 1923 में रखने वाले मोहम्मद हसरत मोहानी फतेहपुर के ही निवासी थे। कामरेड नरोत्तम सिंह ने कहा कि बंधुआ मजदूरी छुआछूत की कुरीति को समाप्त करने के लिए 5 दशक पहले जनपद के गांव-गांव में जन जागरण व आंदोलन किए। कुछ शोषण करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे। आपने मोटे अनाज की खेती को पुरजोर तरीके से जरूरी बताया, लेकिन इसके लिए सरकार के स्तर से किसानों की मदद के लिए मांग की। नई पीढ़ी के लोगों को विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं जानने के लिए अच्छी किताबें पढ़ने की जरूरत बताई। कामरेड नरोत्तम सिंह ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की जरूरत तो है ही, लेकिन आरक्षण का लाभ लेकर क्रीमी लेयर में शामिल हो चुके लोगों को आरक्षण से बाहर करना भी जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर ज्ञानेंद्र गौरव ने कहा कि धर्म के नाम पर केवल खून खराबा है। जितनी तेरी काशी है उतना मेरा काबा है। अखंड मानस ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सबको शिक्षित और जागरूक होने की जरूरत है। लोकतंत्र में शोषण की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि समता समानता पर आधारित हमारा संविधान हमारी रक्षा करता है। बस कानून की जानकारी होनी चाहिए। शिव सिंह सागर ने कहा कि सरकार बेरोजगारी समाप्त करने के लिए तैयार नहीं दिखती है, क्योंकि इससे पूंजीपतियों को सस्ते मजदूर नहीं मिलेंगे और ना ही सरकार को संविदा पर काम करने को विवश कामगार मिलेंगे। कौशाम्बी से ब्यूरो रिपोर्ट। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्राइम से संबंधित खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी 24 न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान सभा का मतलब है कि जो छोटे किसान हैं, उनका, गरीब किसान, उनका संगठन है किसान सभा। और गरीब किसान और खेतिहर मजदूरों की दोनों को मिलकर के गांव में बड़ी आबादी होती है, बहुमत होता है। किसान यूनियन जो बनी टिकाई के द्वारा, उसमें सारे के सारे जो लोग धनी किसान, उनका दृष्टिकोण मजदूर विरोधी था। मजदूरों के पक्ष में कभी नहीं थे। मजदूरों की बात, तो मजदूरी का कानून आया, कई जगह पे मुकदमे भी करवाए, जिसमें लोगों को जैसे रमुआ है, वहाँ एक सिलम्बरदार सुरेश ददौली में थे, ऐसे ही कुछ गांव में थे, बंधुआ मजदूरी के मुकदमे भी कायम कराए। तो उनके ऊपर लाखों रुपए का, कुछ लाख 1.5 लाख का जुर्माना हुआ और उनको भी मजदूरी का पैसा भी जोड़ करके दिलवाया गया। दिखता यह है कि किसानों को जो फसल है उसका लाभकारी दाम नहीं हासिल। और वामपक्षी किसान और खेत मजदूरों का संघर्ष यही था कि किसान जो है वो मजदूरों की मांगों का समर्थन करें और मजदूर किसानों की मांगों का समर्थन करें, कि मजदूर किसानों के लिए लाभकारी दाम की पक्ष में खड़े हों और किसान उनके लिए बेहतर मजदूरी के पक्ष में खड़े हों। आज भी जो अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने खेत मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी तय की है, वो सिर्फ 270 रुपये। आप जानते हैं कि ऐसी महंगाई के दौर में 270 रुपये में एक आदमी का गुजर बसर नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि तमाम मजदूर जो है बाहर काम के लिए चले जाते हैं। ज़्यादातर गांव में अब महिलाएं ही खेती के कार्य के लिए मौजूद रहती हैं। पुरुष मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं, वो पंजाब चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, देश के अन्य भागों में वो जा कर के बेहतर मजदूरी के लिए
काम करते हैं जाकर, यानी पलायन होता है गांव से लेकर मजदूरी। तो वामपंथी जो किसान सभा है वो खेत मजदूर यूनियन है, उनका ये है कि दोनों को मिल करके चलना चाहिए, तभी बदलाव लाया जा सकता है। और ये काम किसान यूनियन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। 1927 में भी जब पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास हुआ मद्रास में, तो गांधी जी गए लेकिन सम्मेलन में भाग नहीं लिया और उसकी भी उन्होंने कटु आलोचना की। बहुत जल्दबाजी में प्रस्ताव पास किया गया, क्योंकि गांधी जी जो है औपनिवेशिक आज़ादी की बात करते हैं, डोमिनियन स्टेट कि राजा बना रहे। उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप लॉर्ड इरविन से बात करके उनकी जो फांसी की सजा है उसको आजम कारावास में बदलवा दी। गांधी जी टाटा बिरला मतलब जो भारतीय उद्योगपति थे उनके हितों को लेकर बातचीत करने के लिए गए थे और उनसे बातचीत किया और उसकी सफलता भी पाई। और अंत में कहा लॉर्ड इरविन अगर महामहिम की इजाज़त हो तो भगत सिंह के बारे में भी कुछ बातचीत में करना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे बातचीत करूँ। तो इरविन ने कहा कि ठीक है महात्मा जी, लेकिन क्या भगत सिंह के बारे में आपका दृष्टिकोण बदल गया है? गांधी जी ने कहा कि नहीं, महामहिम का जो दृष्टिकोण भगत सिंह के बारे में है वो मेरा भी है, लेकिन लोगों ने कहा है तो आपकी अनुमति मैं चाहूँगा कि बाहर जाकर मैं बात कह सकूँ लोगों से कि मैंने आपसे भगत सिंह के बारे में बात की है। ट्रेन आजों के बाकी हमारे देश में बचे ही नहीं, वो अमेरिका की जीन बैंक में जाकर जमा होते हैं, हमारे यहाँ नहीं। और जो भी ये मोटा अनाज है, चाहे वो ज्वार हो चाहे बाजरा हो, वो अब जो है वो उसको टंकल बीज कहा जा रहा है, टंकल बीज। और वो भी दो तरीके के, मोटे तौर पर दो तरीके के बीजों का अब हो रहा है उपयोग। एक है टर्मिनेटर सीड। टर्मिनेटर सीड का मतलब सीधे है कि वो एक बार तो फसल देता है और दूसरी बार हरियाली देता है, उससे कोई फसल तैयार नहीं। दूसरा है ट्रेटर बीज। ट्रेटर बीज का मतलब है कि जिस कंपनी का बीज आप लेंगे, उसी कंपनी की खाद लेंगे, उसी कंपनी की दवा लेंगे, तब आपके खेत में उत्पादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब एक तीसरा बीज भी आ गया है, उसको कहते हैं बीटी बीज। उस बीज के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों को, बीमारियों का मुकाबला करने के जीन भी डाल दिए गए हैं कि वो सोता है जैसे भात तमाम है। तो अभी बीटी बीज पर भी चल रहा है कि आखिर इसका मानव जीवन पर क्या असर पड़े। समय गेहूँ 1 रुपये का 2 किलो बिका करता था और सोने का दाम था 142 रुपये का 1 तोला, यानी 284 किलो गेहूँ बराबर थे 1 तोला सोना। और आज जब हमारा देश, हमारे किसानों ने भंडार भर दिए हैं गेहूँ से कि गोदामों के बाहर भी उसको जो है तिरपाल डाल करके रखना पड़ रहा है, तब आज 1 तोला सोने के लिए हमको 40 क्विंटल गेहूँ बेचना पड़ रहा है। तो किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं है, बल्कि किसानों की आमदनी भयंकर रूप से कमी हुई है। उसी का नतीजा है कि किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लगातार जो किसानों की आत्महत्या है, अब तक करीब 6 लाख का आंकड़ा पूरा हो चुका है। वो मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण को खत्म करने की बात करते हैं और एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण की भी जो है विरोध करते हैं। तो जब तक अध्ययन नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी, तब तक तो खाली बातें करने से तो कोई बात समझ में आएगी नहीं। दिमागी तौर पर क्रांतिकारी विचारधारा जब तक, यानी दिमागी क्रांतिकारी विचारधारा लोगों के दिमागों में जब तक नहीं आएगी, तब तक कोई बदलाव की तो बात हो नहीं सकती है। अभी तो लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, सारे धार्मिक आधार पर पूरा वो चलाते हैं। हिंदू हैं तो उनसे कहेंगे कि भैया वही है वही जो राम रच राखा। मुसलमान हैं तो उनको भी कहेंगे होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। ईसाई है तो उनको भी यही कहेंगे कि वही होगा जो प्रभु की गाढ़ की इच्छा होगी, आप क्या कर सकते हो, ये सब ऊपर वाले का खेल है। यानी इस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया जाता है। तो साहित्य पढ़ना सबसे जरूरी है पहले कि कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं, कैसा समाज वो बनाना चाहते हैं। तो ये चूँकि संक्षेप में बहुत सारी बातें बताई भी नहीं, गणेश शंकर विद्यार्थी
गांव से ताल्लुक उनके पिता का, उनके पोतों का। वो तो इलाहाबाद में पैदा हुए तरसैया, लेकिन उनके पितृभूमि यानी माता पिता सब यहीं के हैं, गाँव के हैं। कानपुर को जाकर जब कार्य क्षेत्र उन्होंने बनाया, प्रेस खोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो लिखते थे। उसी प्रेस में शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु वगैरह सब कंपोजिटर और ये वो करके पूरा जो है अलग अलग विधाओं में वहीं छिप करके रहते थे। और उन्होंने ही उन्हें क्रांति की शिक्षा दी। मतलब फतेहपुर जिले के व्यक्ति के द्वारा ही ये सब लोग तैयार किए गए क्रांति पथ के लिए। वैसे ही अफसर नुमानी साहब का भी है कि ताल्लुक तो यहीं से था, पहले वो यहीं शिक्षित हुए MIC में, फिर इसके बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए, फिर उन्होंने भी कानपुर को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। कम्युनिस्ट आंदोलन का जब पहला सम्मेलन होता है कानपुर में 1925 में, तो उसके वो स्वागताध्यक्ष बनते हैं। 1923 में पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव रखते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि ये बचकाना प्रस्ताव है। अयंगर साहब उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे सम्मेलन में। तो गांधी जी ने कहा कि अयंगर बहुत कमज़ोर किस्म के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने उनको पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव रखने की अनुमति दी। अगर मैं अध्यक्षता कर रहा होता तो ये प्रस्ताव रखने की अनुमति न दी। सरकार भी जो व्यवस्था भी है वो भी मजदूरों के दिमाग में एक चीज़ भरा, खेत मजदूरों की, कि किसान उनके दुश्मन, कि उनको वो मजदूरी नहीं देना चाहिए। जबकि वास्तविकता ये है कि किसानों को जो फसल है उसका लाभकारी दाम नहीं हासिल। और वामपक्षी किसान और खेत मजदूरों का संघर्ष यही था कि किसान जो है वो मजदूरों की मांगों का समर्थन करें और मजदूर किसानों की मांगों का समर्थन करें, कि मजदूर किसानों के लिए लाभकारी दाम की पक्ष में खड़े हों और किसान उनके लिए बेहतर मजदूरी के पक्ष में खड़े। आज भी जो अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने खेत मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी तय की है वो सिर्फ 270 रुपये है। आप जानते हैं कि ऐसी महंगाई के दौर में 270 रुपये में एक आदमी का गुजर बसर नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि तमाम मजदूर जो है बाहर काम के लिए चले जाते हैं। ज़्यादातर गांव में अब महिलाएं ही खेती के कार्य के लिए मौजूद रहती हैं। पुरुष मजदूर उपलब्ध नहीं होते हैं, वो पंजाब चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, देश के अन्य भागों में वो जा कर के बेहतर मजदूरी के लिए काम करते हैं जाकर, यानी पलायन होता है गाँव से बेहतर मजदूरी के लिए। तो वामपक्षी जो किसान सभा है वो खेत मजदूर यूनियन है, उनका ये है कि दोनों को मिल करके चलना चाहिए, तभी बदलाव लाया जा सकता है। और ये काम किसान यूनियन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हमारी पार्टी बहुत पहले से ही कहती चली आई है, जिन लोगों ने आरक्षण से लाभ लिया है और जिनका इस तरह ऊंचा उठ गया है उसको उससे अलग कर देना चाहिए। लेकिन अभी तक जो बैकलॉग है जो पूरा नहीं हो रहा है उसका कारण ये है कि अन्य जाति जो OBC हैं, अरे वो दलित हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्योंकि अभी तक जो आरक्षण का लाभ मिला है वो मुख्य रूप से हमारी जो चमार जाति है और धोबी जाति है उनको मिला है। बाकी लोग शिक्षा के हिसाब से उनसे पिछड़े रहे हैं, इसलिए नहीं पा पाए उसका लाभ। सरकार का काम है कि उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रमोट करे, उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कराए, तब जाकर के वो भी आगे बढ़ सकते हैं। केवल 2 प्रश्न पूछने हैं मुझे। एक यह पूछना है कि जाति आधारित जनगणना के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, जाति आधारित जनगणना होने का मतलब इससे पता चलेगा कौन लोग किस स्थिति में है, किस जाति में कितने आगे बढ़े हैं, कितने पीछे हैं, उससे कोई हानि नहीं, उसको होना चाहिए। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि हमारी नई पीढ़ी जिसने बंधुआ मजदूरी को किताबों में पढ़ा है, कभी देखा सुना नहीं है, और जिसने इस तरह के कम्युनिस्ट आंदोलनों के बारे में भी केवल लोगों से सुना है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और साथ में ये भी कि आप किस तरह से अपना परिचय देना चाहेंगे कि इस वीडियो को देख करके नई पीढ़ी के बच्चे, नई पीढ़ी के युवा वे आपके बारे में भी जान सकें? देखिए, जब तक आदमी या नई पीढ़ी अध्ययन नहीं करेगी विचारधाराओं का कि
पूंजीवादी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन की पार्टी है, संघर्ष के जरिए से ही वो आगे बढ़ रही है। और अभी जो हालत आप देख रहे हैं कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो चुनाव पद्धति है, उसको पूरी तरीके से कॉर्पोरेट्स ने हाईजैक कर लिया है। पैसे वालों ने पूरे लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया। लाखों लाखों रुपया, कम से कम एक विधायक के चुनाव में ही जितना चुनाव का उन्होंने खर्च तय किया है, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना, यहाँ तक कि विधायक के चुनाव में भी 1-1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा हो रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव में तो और भी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो उस कारण से अभी चुनावी आधार पर तो पार्टी काफ़ी छिड़ी हुई है, लेकिन आंदोलन की दृष्टि से कम्युनिस्ट ही आगे हैं। वामपंथी ताकतें ही हैं जो देश में आंदोलन कर रही हैं। अभी भी मजदूरों के आंदोलन या उनकी ट्रेड यूनियन में हम आगे हैं। इसी तरीके से आप चाहे सुरक्षा सामग्री, सुरक्षा क्षेत्र की संगठन को लें, चाहे फौजी कर्मचारियों को लें, चाहे सरकारी अधिकारियों के प्रांतीय आधार पर या राज्य आधार के कर्मचारियों का देश स्तर के पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, फेडरेशन,